जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैरामेडिकल का जो हमारा बैच है उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा चला हुआ है और उसकी जो है हम थर्ड क्लास लेके आए हैं। क्योंकि ये जो क्लास है वो केवल लीवर और पैनक्रियाज के ऊपर बेस्ड रहेगी। मैंने आपको सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम करवाया था, उसके अंदर ऑर्गन्स के बारे में बताया था, फिर ग्लैंड्स के बारे में बताया था कि भी कैसे जो है फूड का डाइजेशन होता है। उसके बाद हम इसी सीरीज में जो है आगे चले हुए हैं और आगे हम जाते हैं लीवर और पैनक्रियाज के ऊपर। इसको मैंने अलग क्यों लिया, इसका रीजन जो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये दोनों जो ग्लैंड्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स मान सकते हो या ग्लैंड्स मान सकते हो आप अपनी बॉडी की। ठीक है, देखो सबसे पहले तो कॉमनली आपको पता होना चाहिए ये लोकेटेड कहाँ पर है। तो देखो ये यहाँ पर आपका लीवर लोकेटेड है। जो रीजन फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताए थे, एक बात याद रखना, जो पहली हमारी क्लास थी उस क्लास को बच्चा बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने लोकेशन ऑफ ऑर्गन्स के बारे में बात किया था कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पर लोकेट है। तो ये जो आपका रीजन था राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, इसके अंदर जो है आपका कौन मौजूद था, लीवर मौजूद था। और लीवर के नीचे आपका गॉल ब्लैडर है और यहाँ पर स्टेमक जो है, स्टेमक के बिल्कुल नीचे जो है आपका पेनक्रियाज ग्लैंड है। ये तीनों चीज जो है अटैच हैं विद स्मॉल इंटेस्टाइन। कल हम कर चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, इंटेस्टाइन के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट था जिसका नाम था डेडूनम, डेडूनम, ये जो डेडूनम पार्ट था इस पार्ट के साथ अटैच है बाई डक्ट आपका लीवर और यहां से आपकी जो है पेनक्रियाज। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है, मैं सिंपली आपके लिए एक बात बता देता हूं। लीवर वो एक ऑर्गन है जो आपकी बॉडी को जीवित रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लीवर जो है ना, आज के टाइम पर आप जितनी भी टॉक्सिसिटी खा रहे हो, जैसे कि हम जो भी खाते हैं बहुत ज़्यादा यूरिया, आप सभी को पता है फूड हमारा कैसा आपको पता है, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जितनी भी टॉक्सिसिटी आप ले रहे हो उन सभी टॉक्सिक सब्सटेंस को ख़त्म करने का काम आपका किसका है, लीवर का है। जो मैं मेन चीज़ बता रहा हूँ भाई, आज के टाइम पर वैसे बहुत से काम, जो स्टोरेज का भी काम करता है लीवर, फूड को डाइजेस्ट करने का भी काम करता है लीवर। तो इसके बारे में जो है हम डिटेल में जो है आगे बढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखो लीवर, सबसे पहली बात तो ये लीवर जो है ये सबसे बड़ी ग्लैंड है, यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये आपको पता चल गया होगा, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ और बॉडी जो है वो कौन सी है, आपकी लीवर है। दूसरा जो है ये लार्जेस्ट ऑर्गन भी है। अब आप कहोगे सर जी लार्जेस्ट ऑर्गन तो आपका स्किन है, कौन है, स्किन है। तो बेटा जी स्किन आउटर मोस्ट ऑर्गन है, इसलिए कई बार ऑप्शन में नहीं आता, तो आपको आंसर जो है क्या करना पड़ता है, लीवर आपको जो है आंसर करना पड़ता है। मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक ऑर्गन है। मेटाबॉलिक का मतलब जो है डाइजेशन में बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है ये, इसलिए जो है लीवर की इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है। कहाँ पर होता है आपको पता चल गया होगा लीवर के बारे में। अच्छा एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा रीजेनरेटिंग ऑर्गन है ये, रीजेनरेटिंग ऑर्गन है। रीजेनरेटिंग का मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी अपने आप को ठीक कर लेता है। ऐसा कहते हैं कि अगर 65% लीवर को अगर काट दिया जाए ना, तो भी जो 35 लीवर बचता है ना वो अपने आप को पूरा कर देगा, यानी कि रीजनरेट कर देगा। तो देखो कितना अच्छा ऑर्गन जो है आपके पास मौजूद है लीवर, यानी कि लीवर इतनी जल्दी खराब नहीं होगा। लेकिन ये जो मतलब शराबी तत्व लोग हैं या बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं, इनका लीवर खराब हो जाता है। क्यों खराब होता है बच्चा जी, वो इसलिए खराब होता है, देखो भी मान के चलो लीवर आपकी बॉडी को क्या कर रहा है, डिटॉक्स कर रहा है। मैं एक सिंपल शब्द लिख रहा हूँ, डिटॉक्स कर रहा है आपकी बॉडी को। मैंने शराब पी, तो शराब के अंदर जितनी भी टॉक्सिसिटी थी वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि आपका ऑर्गन मौजूद है लीवर। लीवर क्या करेगा, उसको खत्म कर देगा टॉक्सिसिटी को। ठीक है, फिर आप बहुत ज्यादा शराब पी रहे हो, बहुत ज्यादा मेडिसिन ले रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका लीवर जो है काम करना खत्म हो कर देगा, यानी कि बंद हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। क्योंकि भाई किसी भी चीज की अधिकता तो खराब है ना। तो जो ऑर्गन बॉडी को डिटॉक्स कर रहा था वो ऑर्गन ही नहीं रहा, तो अब जो भी टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में जाएगी वो आपको मार देगी। इसीलिए कहते हैं ना, शराबी व्यक्ति है कोई, वो शराब पीता है, पीता उसका बाद में क्या खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है। फिर डॉक्टर कहते हैं कि अब शराब मत पीना। क्यों, क्योंकि अब तेरा लीवर खराब हो चुका, अब शराब पिएगा तो मरेगा।
क्यों मरेगा भाई? इससे पहले वो जो शराब पी रहा था, उस शराब की टॉक्सिसिटी को आपका लीवर क्या कर रहा था? खत्म कर रहा था। लेकिन अब लीवर खत्म है तो सिंपल सी बात है भाई, अब अगर वो शराब पिएगा तो गड़बड़ होगी ही होगी। ठीक है भाई, तो लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मेट में अगर मैं बात करूं तो आज की, अगर मैं जनरेशन की बात करूं, आज के खान पान की बात करूं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा यूरिया है, उस, और नॉर्मली आप देख रहे होगे, मतलब इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं नॉर्मली, एक थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बता रहा हूँ ये मैं, मतलब सिलेबस से हटकर बात बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा जी, कभी भी लीवर की कोई भी मेडिसिन जब तक मतलब ज़रूरत ना पड़े नहीं लेनी चाहिए। क्या करते हैं नॉर्मली, मेनली देखे होंगे, ये आपको खिलाड़ी वगैरह होते हैं, ये लीवर 52 खाने लग जाते हैं, कहते हैं कि इससे पाचन क्षमता बढ़ती है, ये होता है। अरे भाई, कोई भी ब्रांड है वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये चीज़ें तो बताएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लीवर अपने आप को खुद ठीक कर सकता है। लीवर के पास जो है ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है, ये हेपेटिक सेल से बना होता है, और हेपेटिक सेल अपने आप को अपने आप रिकवर कर लेती है। तो कभी भी लीवर की मेडिसिन मत खाओ, लीवर को टाइम दो ठीक होने के लिए, क्योंकि लीवर अपने आप को रिजनरेट कर लेगा। मान के चलो, भगवान ना करे किसी का लीवर खराब हो गया, कोई बहुत ज़्यादा दारू पीने लगा, बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले ली, तो क्या करो, थोड़े दिन के लिए बॉडी को जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक कर लो, बहुत ज़्यादा पानी पियो, बहुत कोशिश करो कि किसी भी प्रकार का बाहर का प्रोडक्ट आप ना खाओ। तो थोड़े दिन बाद क्या होगा, वो लीवर जो खराब हुआ वो अपने आप ऑटोमेटिकली, जो लीवर की हेपेटिक सेल है वो ठीक कर लेंगे अपने आप। ठीक है, तो लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये आपका लीवर है, लीवर को जब आप देखोगे तो ये डक्ट के सहारे जो है आपको, ये आपकी जो है डेडुनम है, इस डेडुनम के अंदर आता हुआ मिलेगा। अच्छा, जो लीवर जो है, जैसे मान के चलो ये लीवर है, ये डक्ट के सारे किसके अंदर पड़ा है? ये डक्ट के सारे आता है आपके डेडुनम के अंदर। तो इस डक्ट के ऊपर एक ब्लैडर लगा होता है जिसका नाम होता है गॉल ब्लैडर, जीबी। जीबी के नाम से देखो, ये गॉल ब्लैडर है। तो गॉल ब्लैडर भी जो है किसके साथ अटैच होता है? ये लीवर के साथ अटैच होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि लीवर किसके साथ जुड़ा होता है, तो लीवर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के डेडुनम पार्ट से जुड़ा हुआ होता है। इस पॉइंट को आप जो है याद रखना है। इसकी लोकेशन और साइज के बारे में याद रखना, ये जो है राइट अपर एब्डोमिनल में, जिसको आप राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन भी कहते हैं, उसके अंदर जो है ये मौजूद होता है, और राइट डायफ्राम के नीचे जो है ये मौजूद होता है। इसका वेट लगभग 1.2 टू 1.5 केजी जो है इसका जो है वेट होता है, और रेडिस ब्राउन कलर का जो है आपका क्या होता है? लीवर होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है। वैसे नॉर्मली क्या करने लग जाते हैं लोग ना, थोड़ा अपनी ज़्यादा वो करने के लिए, इसकी चौड़ाई नाप दो, इसकी लंबाई नाप दो, ये कर दो, वो कर दो। देखो भी, अगर ये इन्फॉर्मेशंस आपको चाहिए तो हर जगह मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपके पैरामेडिकल एग्जाम्स में इतना डीप आपको जाने की जरूरत है। हाँ, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कितने लोब जो है वो लीवर के अंदर होते हैं। जैसे हमने लंग्स पढ़े थे, तो लंग्स के कितने लोब पढ़े थे हमने? तो आपका जो राइट लंग था उसके आपने 3 लोब पढ़े थे, और जो लेफ्ट लंग था उसके आपने कितने लोब पढ़े थे? आपने 2 लोब पढ़े थे। सेम ऐसे ही आपको लीवर के लोब याद रखने हैं। लीवर के कितने लोब होते हैं? 4 पार्ट मान सकते हो, भाग मान सकते हो। तो सबसे बड़ा जो होता है वो होता है राइट लोब, फिर लेफ्ट लोब, उसके बाद कोडेट लोब, और जो है क्वाड्रेट लोब। ऐसे करके जो है ये आपका लीवर 4 लोब जो है वो, यानी कि 4 पोर्शन के अंदर जो है डिवाइडेड होता है। उसके बाद जो लीवर जो होता है उसके ऊपर एक लेयर, यानी कि एक कवरिंग जो है वो होती है, और उस कवरिंग का नाम होता है गिल्सन्स कैप्सूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, और किसी न किसी एग्जाम में छपने का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है भाई। तो कवरिंग जो है आपकी, जैसे हमने लंग्स किए थे, तो लंग्स की कवरिंग जो थी आपकी प्लूरा थी, सेम ऐसे ही आपको याद रखनी है। लीवर की जो कवरिंग है वो आपकी ग्लीसन्स कैप्सूल होती है। जैसे हम हार्ट कर रहे होंगे तो हार्ट की कवरिंग कार्डियक होगी, ठीक है, पेरिकार्डियम जो होगा वो होगी। तो इस प्रकार आपको कवरिंग याद रखनी है। उसके बाद एक बात याद रखना, जो लीवर जो होता है, लीवर के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स मैं बता देता हूँ। लीवर जो होता है, लीवर, तो लीवर जो होता है हेपेटिक सेल से मिलकर बना होता है। किन से बना होता है? हेपेटिक सेल से बना होता है। जो हेपेटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो लीवर की फॉर्मेशन करती हैं। इसीलिए लीवर की
स्टडी को आप हेपेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी जो है द स्टडी ऑफ लीवर होती है, और इसके डॉक्टर को जो है हम हेपेटोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। इन पॉइंट्स को एक्सपर्ट्स ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेपेटोलॉजिस्ट। तो इन पॉइंट्स को जो है आपको थोड़ा याद रखना है। तो हेपेट रूट वर्ड कहीं पर भी आ जाए ना, तो आपको लीवर को बिना देखे जो है कर देना है। जैसे लीवर की जो नर्व होती हैं, लीवर की जो ब्लड वेसल्स होती है, उनके अंदर भी हेपेट रूट वर्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, फंक्शन यूनिट जो होती है वो हेपेटिक लोब्यूल होती है। हेपेटिक लोब्यूल का मतलब जो होता है हेपेटिक सेल होती है। यूनिट का मतलब जब हम कोई भी चीज सबसे छोटी और सबसे जरूरी पढ़ते हैं तो उसको हम यूनिट बताते हैं। जैसे कि और बॉडी यूनिट क्या है, हमारे शरीर की इकाई क्या है, तो हमारे शरीर की इकाई है सेल। ये सबसे छोटी और सबसे जरूरी है, इसी से मिलकर हमारी बॉडी बनी है। ठीक है, सेम ऐसे ही लीवर की यूनिट जो है हेपेटिक लोब्यूल होते हैं, यानी कि इनसे ही मिलकर आपका जो है लीवर बना हुआ है। इन पॉइंट्स को जो है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये लीवर का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो। ये गॉल ब्लैडर इसके नीचे जो है मौजूद होता है। अभी हम केवल लीवर के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है इसके स्ट्रक्चर से कि कैसा स्ट्रक्चर इसका जो है होता है। सेंट्रल वेन जो है वो बिल्कुल बीचों बीच से जो है इसके अंदर से जाती है। पोर्टल ट्राइड जो है हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट, यानी कि इसको हम बोलते हैं आपका पोर्टल ट्राइड। यानी कि तीन जो डक्ट जो होती हैं, तीन नलकियों का एक गुच्छा होता है। और वो तीन नलकी कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आपकी हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी वो आर्टरी होती है जो हार्ट से लीवर को प्योर ब्लड सप्लाई करती है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, O2 वाला ब्लड जो है वो सप्लाई करती है। कौन भी? आपकी हेपेटिक आर्टरी। किसको? लीवर को। कहां से? हार्ट से। किस लिए? ताकि लीवर जीवित रहे। उसके बाद पोर्टल वेन है। वेन कौन सी होती है? वेन वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो इम्प्योर ब्लड वापिस हार्ट के पास लेके जाती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कैसा ब्लड होता है? इसके अंदर CO2 वाला ब्लड होता है। बाइल डक्ट, बाइल डक्ट जो होती है ना, वो होती है वो डक्ट जो लीवर से बाइल जूस रिलीज करके लेके आती है। तो बाइल डक्ट कौन सी होती है? जो बाइल लेके आती है। ठीक है, बाइल एक केमिकल होता है जिसको आपका लीवर रिलीज करता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये केमिकल होता है, ये एंजाइम नहीं होता। इस पॉइंट को याद रखना। हालांकि ये केमिकल होते हुए या फिर एंजाइम ना होते हुए भी जो है डाइजेशन में रोल अदा करता है। हेपेटोसाइट्स जो होती हैं, इनकी मुख्य सेल्स होती हैं, मैंने आपको बता ही दिया था, तो इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ब्लड सप्लाई देख लेना आप, लीवर को कैसे ब्लड सप्लाई मिलती है, क्योंकि भाई ये भी तो एक ऑर्गन है, इसको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत है। तो शायद ब्लड का चैप्टर नहीं होया, मैं आपको बता देता हूँ। ब्लड जो होता है वो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन देने का काम, उनको न्यूट्रिएंट्स देने का काम, उनको हार्मोन्स देने का काम, इन सभी को कौन देता है? ब्लड देता है। क्योंकि ब्लड एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर हमारी बॉडी की जो एसेंशियल चीजें हैं वो सारी इसी के अंदर होती हैं, और यही हर पोर्शन को, हर पार्ट को जो है सप्लाई करता है। ठीक है, तो एक सप्लायर है आपका, कौन भी? ब्लड। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब नेक्स्ट क्लास हम जो पढ़ेंगे। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं जब भी क्लास लेता हूँ तो बिना कहे, क्योंकि देखो कल भी मैं देख रहा था जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ते हैं वो कहते हैं कि सर लाइव लेके आया करो। भाई लाइव हम जब तक नहीं लेके आ सकते जब तक आप बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ जाते हो। तो कोशिश करो कि अच्छी जो संख्या में जो है आप शेयर करो, सभी को बताओ। पैरामेडिकल्स के जितने भी स्टूडेंट हैं, MPSW है, स्टाफ नर्स है, फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियन है, HSI है, सारे जितने भी कोर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल एनाटॉमी फिजियोलॉजी चली हुई है। इसके बाद में अलग अलग, देखो सभी सब्जेक्ट मैं नहीं करवा सकता, अलग अलग टीचर्स भी जो है आपके लिए जो है हम लेके आएंगे। वो जब लेके आएंगे जब हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमारे पास जो है बच्चों की गैदरिंग होगी। ठीक है भाई, तो हेपेटिक आर्टरी कौन सी होती है? जो ऑक्सीजन लेके आती है। पोर्टल वेन जो होती है न्यूट्रिएंट रिच ब्लड लेके आती है। पोर्टल वेन, इसको याद रखना। पोर्टल वेन में वैसे वेन जो होती है CO2 लेके आती है, लेकिन पोर्टल वेन के अंदर न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है। हेपेटिक वेन जो होती है वो CO2 वाला ब्लड लेके आती है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, CO2 वाला ब्लड जो होती है वो हेपेटिक वेन लेके आती है। ये थोड़ा इसको जो है चेंज कर लेना।
इस कंसेप्ट में केवल, ठीक है, वेन के कंसेप्ट में नहीं, क्योंकि वेन जो होती है ना, नॉर्मली जितनी भी वेन हम पढ़ेंगे आगे, तो वेन के अंदर सभी में CO2 ब्लड पाएगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ पर, उसके बाद मैं बात करता हूँ बाइल की। देखिए लीवर जो होता है ना, वो एक जूस बनाता है जिसका नाम होता है बाइल जूस। स्टोर नहीं करता, केवल बनाता है। इसके अंदर मैंने क्लियरली लिख रखा है केवल बनाता है। तो ये दो क्वेश्चन आता है, द बाइल जूस इज फॉर्म्ड बाई एंड द बाइल जूस इज स्टोर्ड बाई। तो जूस बनाने का काम किसका है? लीवर का। लेकिन स्टोर करने का काम किसका है? तो ये गाल ब्लैडर का काम, जो नीचे लटका हुआ थैला है ना, वो यही काम करता है। जो बाइल लीवर बनाता है उसको स्टोर करता है। तो बाइल जो है गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल में होता क्या क्या मैं आप बता देता हूँ। बाइल साल्ट होता है, बाइल पिगमेंट जिनको हम बिलीरुबिन और जो है बिलीवर्डिन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। बिलीरुबिन जो है ना, बिलीरुबिन इट इज येलो कलर पिगमेंट। येलो कलर पिगमेंट, ये एक पीले कलर का पिगमेंट है, ठीक है। और जब आपका बिलीरुबिन बाइल के अंदर बढ़ता है, यानी कि बिलीरुबिन के बढ़ने से, जब आपका बिलीरुबिन बढ़ने लग जाता है बॉडी के अंदर, तो आपको एक डिजीज हो जाती है। यानी कि बाइल के बिलीरुबिन बढ़ने से, या फिर बाइल जूस के बढ़ने से, या लीवर खराब होने से। मैं दो वर्ड लिख रहा हूं, देखो, या तो आपका लीवर डैमेज हो जाएगा। अगर लीवर डैमेज हो जाएगा तो बाइल जूस जो है आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और बाइल जूस भी, बाइल जूस में भी कौन इंक्रीज हो जाएगा? ये पिगमेंट इंक्रीज होएगा, बिलीरुबिन। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आती है, तो उस टाइम पर ये येलो कलर पिगमेंट बढ़ने लगेगा और आपको एक डिसऑर्डर आ जाएगा। वो सुना है ना, मामा पीलिया में पिस्तौल ले आया, तो पीलिया, जोंडिस, ठीक है। जोंडिस की स्पेलिंग देख लेना भी, कोई दिक्कत नहीं है। जोंडिस की स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। तो पीलिया जो है, क्योंकि इंग्लिश में गलत हो सकती है, तो पीलिया डिसऑर्डर जो है आपका, वो किससे रिलेटेड है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपके लीवर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बच्चा जी? लीवर से। उसके बाद इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब फैट टाइप होता है। फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और वाटर होता है। ये सारे पिगमेंट्स जो होते हैं वो बाइल के अंदर पाए जाते हैं। बाइल किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंजाइम, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं है? तो आपको याद रखना है बाइल एंजाइम नहीं है। अब इतनी चीजें हो गई, तो मैं बाइल के बारे में बता ही देता हूँ। करता क्या है सर जी ये बाइल? ये बाइल फिर रिलीज क्यों होता है? तो बेटा जी ये बाइल जो होता है ना, ये फैट के डाइजेशन में, फैट, वैसे फैट का डाइजेशन तो नहीं कह सकते हम, ठीक है, मतलब फैट का, मैं कह रहा था डीनेचुरेशन, हाफ डाइजेशन, ठीक है। हाँ, तो फैट को डाइजेस्ट करने में, नॉर्मल शब्दों में हम कह सकते हैं फैट को डाइजेस्ट करने में सहायता करता है आपका कौन भी? बाइल। इसको याद रखना। तो यहाँ पर इमल्सिफिकेशन, देखो ये लिख भी रखा, इमल्सिफिकेशन, फैट इमल्सिफिकेशन करने में जो है वो सहायता करता है आपका कौन भी? बाइल। तो लीवर के फंक्शन बता रखे हैं, तो लीवर ही तो बाइल रिलीज करता है। तो फैट इमल्सिफिकेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई और के, ये विटामिन को एब्जॉर्ब करता है। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी विटामिन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता आपका जो है लीवर। तो बी और सी को जो है ये इकट्ठा नहीं करता है। अब आपको मुझे ये बताना है, न्यूट्रिएंट्स अगर आपने पढ़ रखे हैं, तो बी और सी किस टाइप की विटामिन है? दो टाइप की विटामिन होती है ना, ब्लड, सॉरी, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। तो आपको कमेंट बॉक्स में करना है विच टाइप ऑफ विटामिन आर बी एंड सी। बी और सी किस प्रकार की विटामिन है? जो ये कीड़ा जो बच गया ना, कीड़ा, कीड़ा, ये मैं बता देता हूँ। घी में कीड़ा, फैट में कीड़ा, तो फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल विटामिन है आपकी कौन भी? कीड़ा, ठीक है। उसके बाद भी उसके न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, जो काइम जो होता है, काइम जो होता है ना, काइम क्या होता है मैं बता देता हूँ। जो स्टेमक के बाद जो फूड बनता है, स्टेमक में HCl मिल जाता है फूड के अंदर, वो जो फूड जो होता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, फूड जो है वो बोलस कहलाता है। और जब ये स्टेमक के अंदर एसिड के साथ मिल जाता है, देखो, फूड प्लस सलाइवा, जब सलाइवा मिल जाती है फूड के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा? बोलस कहलाएगा। और जब ये बोलस प्लस HCl, यानी कि स्टेमक के अंदर जो चीजें हैं वो मिल जाती हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? काइम कहलाएंगे। और काइम कैसा फूड है? तो ये एसिडिक फूड है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर HCl मिला हुआ है।
तो बाइल एक जो है ये आपका बेस नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? बेस का, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो ये आपके ड्यून्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एसिड को कम करता है। ये काइम की एसिडिटी जो होती है, एसिडिक नेचर जो होता है, इसको कम करने का काम करता है। मेटाबॉलिक फंक्शन और देख लेना, मेटाबॉलिक मतलब तोड़ने वाले फंक्शन और देख लेना। ये ग्लाइकोजिन जेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और जो है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, इन सभी का जो है मेटाबॉलिक फंक्शन करता है। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है, फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, तोड़ने का काम करता है, और कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज यानी कि बनाने का काम करता है आपका कौन भी? लीवर। ठीक है भाई, तो आपको लीवर के फंक्शन याद रखने हैं। स्टोरेज में देख लेना, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। अच्छा, ग्लाइकोजन क्या है? तो ग्लूकोज का पॉलीसैकेराइड जो होता है वो ग्लाइकोजन होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आयरन, कॉपर, विटामिन ए, डी, बी 12, इन सभी को स्टोर करने का काम करता है आपका कौन भी? लीवर। एक काम जनरली मैंने आपको बताया था कि जो होता है आपका डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि शरीर से जहरीले पदार्थों को खत्म करने का काम आपका कौन करता है बेटा जी? लीवर करता है। जैसे ड्रग, एल्कोहल, टॉक्सिक सब्सटेंस जो आप खाते हो, कैसे करता है? कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि लीवर डिटॉक्सिफिकेशन किस फॉर्म में करता है। तो जो आप जहर खाते हो ना, जो आप टॉक्सिक सब्सटेंस खाते हो ना बेटा जी, वो आप फॉर्म में खाते हो अमोनिया। और इस अमोनिया को तोड़कर यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका कौन भी? लीवर। तो देखो भी, जो टॉक्सिसिटी आती है ना, वो आती है इन फॉर्म ऑफ अमोनिया, और इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है कौन भी? लीवर। और ये यूरिया किस में चला जाता है? ये यूरिया चला जाता है ब्लड के अंदर। मैं सारा फंक्शन बता देता हूँ, ठीक है। और ये जो ब्लड जो होता है, ये इम्प्योर ब्लड अब जाता है किसके अंदर? किडनी के अंदर। अब ये किडनी क्या करेगी? इस यूरिया को किस में निकाल देगी? यूरिन के अंदर निकाल देगी, और यूरिन को आप बाहर कर दोगे। तो इस प्रकार बॉडी से जो है ये जो सब्सटेंस जो होते हैं वो निकल जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं है। तो आपको एक बात याद रखना है, लीवर जो है ना, एक्सक्रेटरी का मतलब होता है उत्सर्जी अंग, जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन। तो आपका जो लीवर जो होता है ना, ये आपका एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन है भाई। एक्सक्रेटरी ऑर्गन, आप गलत मत कर देना, क्योंकि कई बार हम क्या सोचते हैं कि लीवर कहाँ से एक्सक्रेशन करेगा, किस चीज को जो है बाहर निकालेगा? नहीं निकाल सकता, निकालता है। ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है ना, ये ही इसका एक्सक्रेशन है, ये ही इसका एक्सक्रेशन है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। हेमेटोलॉजिकल फंक्शन क्या है, यानी कि ब्लड से रिलेटेड फंक्शन क्या है? तो ये आरबीसी को तोड़ने का काम करता है। फैक्टर लाइफ में देखो जो हम जो होते हैं ना, हमारे अंदर बोन के बीच में जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं बोन मैरो। जो हमारा ब्लड जो होता है ना, उसकी फॉर्मेशन होती है बोन मैरो के अंदर, ठीक है। लेकिन एक इसके अंदर बात आप याद रखना कि बोन मैरो की फॉर्मेशन जो होती है ना, वो होती है 4 ईयर लेटर, यानी कि बच्चों के अंदर बोन मैरो नहीं पाया जाएगा। फेटल चाइल्ड, फेटल लाइफ का मतलब क्या? जो छोटे बच्चे जो होते हैं, जो माँ के पेट में बच्चे होते हैं, आप ये मान सकते हो अब थोड़े 4 साल तक जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर बोन बोन मैरो इतनी अच्छी तरीके से जो है डेवलप नहीं होती। तो उस टाइम पर ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ पर होगी? तो उस टाइम पर ब्लड की फॉर्मेशन लीवर करता है। कौन करता है बेटा जी? लीवर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको जो है याद रखिएगा, ठीक है। पैरामेडिकल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्लोटिंग फैक्टर्स को भी रिलीज करता है, जैसे कि फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दो प्रोटीन हैं जो ब्लड को क्लोट, यानी कि ब्लड का थक्का जमाने में सहायता करती है। जैसे मुझे कट लग जाता है ना, तो ये थोड़ी देर बाद अपने आप रुक जाता है, इसको मैं बोलता हूँ ब्लड क्लोटिंग। तो इसमें सहायता करती हैं आपका कौन भी? लीवर। क्योंकि ये लीवर जो है वो फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन नाम के दो प्रोटीन रिलीज करता है, बनाता है, सॉरी, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद मैं बात करता हूँ कुछ अदर फंक्शन भी है, जैसे कि लीवर जो है बॉडी के अंदर हीट को प्रोड्यूस करता है, और इम्यून फंक्शन, जो हम बोलते हैं ना कुफर सेल, इंपॉर्टेंट है भाई। कुफर सेल का संबंध किससे? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। कुफर सेल आर रिलेट्स टू लीवर।
देखिएगा, लीवर के अंदर कुछ कुफर सेल होती हैं जिनका काम होता है इम्यूनिटी बनाना। इम्यूनिटी का मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो करना। तो इम्यून फंक्शन जो है वो करता है आपका कौन भी लीवर, किसकी सहायता से? कुफर सेल्स की सहायता से। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जानदार और शानदार। उसके बाद आता है गॉल ब्लैडर। ये जो है आपका एसोसिएटेड ऑर्गन है। एसोसिएटेड का मतलब जो होता है वो साथ में चिपका हुआ, ठीक है। तो ये लीवर के साथ में चिपका हुआ होता है, लीवर के नीचे होता है, ये दिख रहा होगा आपको, ये लीवर होता है, ये बाइल डक्ट है और बाइल डक्ट के इसके ऊपर जो है ये चिपका हुआ होता है। बाइल को स्टोर करता है और जो है आपका कंसंट्रेट करता है, कंसंट्रेट करता है, यानी कि इसको जो है आगे भेजता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। बाइल को डेडुनम में जो है रिलीज कर देता है। रेगुलेशन ऑफ बाइल सेक्रेशन, बाइल सेक्रेशन की रेगुलेशन मतलब भी कब बाइल को रिलीज करना है, कब नहीं करना है, इन सभी चीजों को भी करने का काम कौन करता है? अभी आपका गॉल ब्लैडर करता है। जैसे सेक्रेटिन बाइल सेक्रेशन में काम करता है, और सीसी के जो है गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ही बाइल जूस जो है वो इसके अंदर से निकलकर डेडुनम के अंदर जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पर ये डेडुनम होती है जहां पर ये जूस जो है वो निकलता है, चलिएगा, बाइल निकलता है। कुछ क्लिनिकल पर्पज जो है आपको याद रखने हैं, जैसे कि जॉन्डिस, मैंने अभी अभी आपको बताया था जॉन्डिस, बिलिरुबिन की जो अधिकता जो होती है, बाइल की अधिकता जो होती है, या लीवर के खराब होने से, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जॉन्डिस होता है। हेपेटाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हेपेटाइटिस ए बी सी। वैसे डिजीज जब हम करेंगे ना, रोगों का जो चैप्टर है वो हम करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको याद रखना हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस मेनली जो है लीवर से रिलेटेड है। लीवर में सूजन आ जाना, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, लीवर इन्फ्लामेशन जो होती है वो क्या होता है? आपका हेपेटाइटिस होता है। एक होता है सीरोसिस, सीरोसिस जो होता है ना वो होता है फाइब्रोटिक लीवर हो जाता है, लीवर जो होता है वो फाइब्रोटिक हो जाता है, जिसके को हम बोलते हैं सीरोसिस, ठीक है। सिड्रोसिस और सिरोसिस में फर्क है, याद रखिएगा। सिरोसिस लीवर का खराब होना क्या कहलाता है भाई? सिरोसिस कहलाता है। गाल स्टोन्स, गाल स्टोन का मतलब जो आपका गाल ब्लैडर जो होता है उनके अंदर जो है कैल्शियम कार्बोनेट के स्टोन बन जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? गाल स्टोन्स बोलते हैं। फैटी लीवर, यानी कि जब लीवर के अंदर बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है या फैट की अधिकता हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं फैटी लीवर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हैं, कुछ डिसऑर्डर्स हैं किससे रिलेटेड? लीवर से रिलेटेड। तो आई होप लीवर से आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे बड़ी ग्लैंड, रिलीज करती है केवल एक केमिकल जिसका नाम है बाइल, स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। बहुत ज़्यादा रोल है बॉडी के अंदर किसके भी? आपके हेपेटिक सेल से बने हुए लीवर के, ठीक है। चलिएगा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने इसके अंदर डाल रखे हैं, आप देख लीजिएगा। लार्जेस्ट ग्लैंड आपका जो है वो कौन है? लीवर है। बाइल प्रोड्यूस्ड इन, ये थोड़ा गलत हो गया अभी, बाइल प्रोड्यूस्ड बाई, इन भी हो जाएगा, ठीक है ठीक है। होती तो लीवर में ही प्रोड्यूस है ना, लेकिन स्टोर कहां पर होती है? गॉल ब्लैडर में, ठीक है भाई। बाइल हैज नो एंजाइम, बाइल कोई भी एंजाइम नहीं है। फंक्शन यूनिट हेपेटिक लोब्यूल है, यानी कि हेपेटिक सेल से बने होते हैं। पोर्टल ट्राइड, मैंने आपको बताया 3 टाइप की ब्लड वेसल्स, आर्टरी, पोर्टल वेन और जो है बाइल डक्ट, इनसे मिलकर बनती हैं। तो ये पोर्टल ट्राइड से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पोर्टल ट्राइड का जो है पार्ट नहीं है या डक्ट नहीं है या है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुफर सेल्स जो होती हैं ये मैंने अभी अभी बताया था, कुफर सेल तो आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है, इम्यूनिटी को बनाए रखती हैं ये जो है फैगोसाइटिक सेल जो है ये होती हैं, इनको याद रखना है। विटामिन के जो है एब्जॉर्प्शन जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? बाइल के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो आप कहोगे सर विटामिन के का क्या रोल है? तो ये भी तो ब्लड क्लोट करता है ना भाई, ब्लड ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है ना भाई ये भी जब हम ब्लड कर रहे होंगे तो हम बहुत से ब्लड क्लोटिंग फैक्टर पढ़ेंगे। कैल्शियम भी एक ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, विटामिन के भी एक ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, ठीक है। फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन है, ये भी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, यानी कि ब्लड को जमाने में बहुत सी चीजों का रोल है। चलिएगा उसके बाद आती है एक आपकी मिक्स्ड ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसका नाम है पैनक्रियाज। अब आप कहोगे सर जी ये आपने नाम लिख दिया मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या है? तो बेटा जी मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब है जो आपकी एंडोक्राइन भी है और जो आपकी
एक्सोक्राइन भी है। अब आप कहोगे कि सर जी आपने तो कल ये कहा था कि ग्लैंड दो टाइप की होती हैं, या तो एंजाइम रिलीज करेंगी या हार्मोन रिलीज करेंगी। तो बेटा जी ऐसी भी ग्लैंड्स हैं जो दोनों चीजें रिलीज करती हैं, यानी कि ये आपके हार्मोन्स को भी रिलीज करेंगी, हार्मोन को भी रिलीज करेंगी, और प्लस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी रिलीज करेंगी। इसलिए इनको मिक्स्ड ग्लैंड बोला गया है। किसको? पैनक्रियाज को। हालांकि डक्टफुल ग्लैंड है, होनी कैसी चाहिए थी? एक्सोक्राइन। बट ये हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करती है, इसलिए ये कैसी ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड है भाई। अब आपको पढ़ना क्या है? कुछ नहीं पढ़ना, बस दो ही चीज पढ़नी है भी। मिक्स्ड ग्लैंड है तो मिक्स्ड ग्लैंड है तो हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज करती है? एंजाइम्स, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस जो होता ना, देखो पैनक्रियाज ग्लैंड एक तो हार्मोन रिलीज करती है और एक पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है ना, ये वाला जूस, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्यों है कंप्लीट? क्योंकि ये पूरा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों को डाइजेस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट को फैट करता है अमाइलेज, फैट को लाइपेज, और प्रोटीन को पेप्सिन। तो एएलपी जो होते हैं ना, ये मैंने कहा था ना एएलपी एंजाइम, ये तीनों एंजाइम किसके अंदर पाए जाते हैं? पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। और एक हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि इंसुलिन है आपका, इंसुलिन हार्मोन सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा। इंसुलिन, डायबिटीज, शुगर, शुगर पेशेंट, ठीक है, नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं है, अब करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। मिक्स्ड ग्लैंड है, सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड है। अच्छा, और भी मिक्स्ड ग्लैंड होती हैं, जैसे कि जेनेटाइल है आपकी, ओवरी है आपकी, टेस्टीज हैं, ये भी जो है आपकी मिक्स्ड ग्लैंड होती हैं। सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड आपकी पैनक्रियाज ही होती है। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, कई बार ना बच्चों को डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है। देखिएगा, सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है ना, वो आपकी होती है लीवर। चाहे वो एंडोक्राइन हो चाहे वो एक्सोक्राइन हो। लेकिन लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है ना, क्योंकि लीवर कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, तो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा थायराइड। क्या आंसर होगा? थायराइड। सेम ऐसे ही स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो होती है वो होती है आपकी पीनियल ग्लैंड, ब्रेन के अंदर मौजूद होती है, जिसका नाम होता है पीनियल। तो पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी होती है, पिट्यूटरी नहीं होती। पिट्यूटरी ग्लैंड सेकंड मोस्ट है। जब पीनियल ऑप्शन में ना हो तो ही आपको पिट्यूटरी करनी है, कहीं क्वेश्चन को गलत कर दो, ठीक है। तो पीनियल होगी आपकी एंडोक्राइन। तो इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होगी, ये आपके लिए क्वेश्चन है भाई। स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड को आपको कमेंट बॉक्स में करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी होगी भी? पैनक्रियाज होगी। तो ये पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं। ये देखो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है डेडुनम, और डेडुनम के साथ अटैच है आपकी, ये देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लैंगरेंस, उसने इसको जो है सबसे पहले बताया था, तो इसलिए इसको आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है ना आपकी, बिल्कुल इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्टेमक के पीछे होती है डेडुनम के सी लूप में हेड होता है इसका। डेडुनम जो ऐसे करके सी लूप बनाती है, उसके अंदर इसका हेड ऐसे छुपा हुआ होता है। स्प्लीन की ओर इसकी टेल होती है। देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए, ये हेड का मतलब सिर, ये जो है ना, ये इधर तो इसका क्या होता है? सिर होता है। टेल मतलब ये पूछ। तो यहाँ पर स्प्लीन अटैच होती है, स्प्लीन ऑर्गन होता है, जिसको हम रक्त का कब्रिस्तान, ब्लड का जो है ग्रेवयार्ड बोलते हैं। तो ये जो होता है ना स्प्लीन, ये इसकी पूछ पर लटकी हुई होती है। तो इन दो पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है। लंबाई जो है 12 से 15 सेंटीमीटर इसकी होती है। वजन जो है केवल 70 से 100 ग्राम जो है इसका वजन होता है। कुछ एक्सटर्नल देख लेना, हेड, नेक, बॉडी और टेल, जैसे करके ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर ना, ये यहाँ से मोटी यहाँ से पतली, ठीक है। तो ये हेड हो गया, ये नेक हो गई इसकी, ये बॉडी हो गई, और ये लास्ट वाली क्या होगी? टेल हो गई, ठीक है। तो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है उसको याद रखना आपको। विर्जन्स जो होती है ये आपकी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, जो डेडुनम में खुलती है, जिस डक्ट के सारे, जैसे बाइल डक्ट होती है ना, जिसके सारे लीवर अटैच होता है, सेम ऐसे ही
जो आपकी विरसंग डक्ट होती है, जिसके सारे आपका पैनक्रियाज डेडुनम के साथ अटैच होता है। कुछ एक्सेसरीज डक्ट है, यानी कि कभी कभी ये डक्ट भी जो है सहायता करती है, इसको बोलते हैं सेंटोरिनी। ठीक है, इन दोनों को नाम याद रखना आपको। देखो एक बात याद रखना, ये जितना भी कंटेंट है ना, ये पूरा कंटेंट आपको पैरामेडिकल की बुक, केवल आप सभी को पता है कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं आपको हरियाणा में। एचएसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में हमने सारा ई बुक्स बना रखी हैं, चाहे वो स्टाफ नर्स की है, एमपीएसडब्ल्यू की है, एलटी की है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की है, किसी भी एग्जाम की है, सभी एग्जाम की आपको जो है ना ई बुक, हमारी ऐप है उत्तम क्लासेस ऐप, सर्च कर लेना। नहीं मिले तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको बता दूंगा, लिंक दे दूंगा। यहाँ पर आपको सारे नोट्स, मॉक टेस्ट भी मैं बहुत जल्दी जो है धीरे धीरे, देखो सबसे पहले मॉक टेस्ट जो मैं लेके आऊँगा वो आपके लिए लेके आऊँगा एमपीएसडब्ल्यू के। ठीक है, धीरे धीरे सभी के मॉक टेस्ट जो है हम लेके आ जाएंगे, टेंशन मत लेना इस चीज़ की। बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐप को एक बार ना, कोर्स खरीदो ना खरीदो, एक बार क्या करो, लॉगिन करके उसको रिव्यू जरूर किया करो, 5 स्टार दे दो, 4 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, जो भी आप देना चाहो दे सकते हो। चलो ये छोड़ दो, ये आ जाओ भाई। कुछ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इधर आप देखना, पैनक्रियाज ग्लैंड है, ये हेड है, ये उसका टेल है। ठीक है, इसको आप ऐसे देख सकते हो। बहुत सी सेल से मिलकर जो है आपकी पैनक्रियाज बनी होती है। इसमें सेल होती हैं अल्फा, बीटा, डेल्टा, ये सेल्स के नाम होते हैं, सेल होती हैं। ठीक है, इन सेल के सारे जो है ये आपकी पैनक्रियाज ग्लैंड बनी होती है। तो ये आपका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इधर आप देख सकते हो। इसके अंदर जो होते हैं ना, वो एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है ना, एक्सोक्राइन का मतलब जो एंजाइम रिलीज करता है, या फिर आप ये कह सकते हो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, या फिर जो एंजाइम रिलीज करता है वो पोर्शन 95 होता है। और 5% पोर्शन वो होता है, 5% पोर्शन वो होता है जो आपके हार्मोन को रिलीज करता है, हार्मोन रिलीज करता है, या फिर आप ये कह सकते हो एक्सोक्राइन पोर्शन इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है बेटा जी, तो जो है आपकी एसिनी सेल जो होती हैं, इन सेल से मिलकर बना होता है आपका एक्सोक्राइन पार्ट। ठीक है, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करने वाला पार्ट जो है आपकी एकिनी सेल से मिलकर बना होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम बनाती हैं एकिनी सेल। ठीक है, एंडोक्राइन पार्ट जो होता है उसको, एंडोक्राइन मतलब जो 5% पार्ट बच गया, इसको हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस बोलते हैं। मैंने कहा था ना कि पैनक्रियाज के बारे में बताने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था लैंगरेंस। तो लैंगरहेंस ने मेनली हार्मोन्स के बारे में बताया था, इसको आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस यानी कि 5% जो हिस्सा इसको हम बोलते हैं। ये 3 टाइप की सेल से मिलकर बना होता है, अल्फा, बीटा, डेल्टा। अल्फा, अल्फा सेल जो आपके ग्लूकोजन को रिलीज करती हैं। बीटा बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, बीटा सेल, क्योंकि ये जो है एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है इंसुलिन। तो आपको पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। तो पैनक्रियाज की अल्फा सेल ग्लूकेगोन रिलीज करती है, बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करती है। 1 मिनट के लिए मार्क कर लेना, इंसुलिन को डिटेल में करवाएंगे हम, उधर देखिएगा। एक बार मैं बता देता हूँ, डेल्टा सेल जो है सोमेटोस्टेट्रिन रिलीज करती हैं, और पीपी सेल जो है वो आपकी पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो है वो रिलीज करती है। ये हार्मोन्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। इनको इतना डिटेल में आपको करने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं आता। लेकिन एक हार्मोन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जिसका नाम है इंसुलिन। बहुत इंपॉर्टेंट है अभी इंसुलिन हार्मोन। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आ जाता है, इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसको पैनक्रियाज की, पैनक्रियाज की बिट्टा सेल रिलीज करती है। कौन रिलीज करती है बेटा जी, पैनक्रियाज की बिट्टा सेल रिलीज करती है आपका कौन भी, इंसुलिन हार्मोन को। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है बेटा जी, फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, तो इसका काम है शुगर लेवल को मेंटेन रखना। क्या करना बेटा जी, शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम जो है वो आपका किसका है, ये आपका है इंसुलिन हार्मोन का।
अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर जी शुगर लेवल कितना होता है बॉडी के अंदर? तो बॉडी के अंदर शुगर लेवल जो होता है वो 90 टू 110 के करीब जो है ये आपका शुगर लेवल होता है। इससे ज्यादा शुगर लेवल नहीं बढ़े, इतना ही रहे, इस चीज को करने का काम आपका किसका है? इंसुलिन हार्मोन का है। होता क्या है? होता ये है सर जी, आपकी पैनक्रिया जो है वो हो जाती है खराब, या फिर आप ये कह सकते हो इंसुलिन जो है वो बढ़ने लग जाता है कम, इंसुलिन की कमी से। अब जैसे ही इंसुलिन की कमी होगी, शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाएगा। अब शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा तो आपको डिसऑर्डर हो जाएगा जिसका नाम है शुगर, शुगर नहीं, डायबिटीज। डायबिटीज स्पेलिंग देख लेना, मधुमेह, मधुमेह, जिसको हम सिंपल भाषा में शुगर के नाम से जानते हैं, जिसको हम सिंपल भाषा में किस नाम से जानते हैं? शुगर के नाम से जानते हैं। तो इस फैक्ट को, इस पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है? शुगर को चेक करने के लिए, अभी आप ये कहोगे सर जी शुगर लेवल होता क्या है, वास्तव में शुगर है क्या, कहां पर पाया जाएगा ये लेवल? तो इस पॉइंट को भी मैं थोड़ा आपको कवर कर देता हूं, कई बार आपको पता नहीं होता है। एक बार उठा के लाओ इसको, शुगर लेवल को। सबसे पहले तो शुगर क्या है, बॉडी के अंदर शुगर क्या है? तो शुगर है ब्लड में मौजूद ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज। ब्लड में जो ग्लूकोज होता है ना, उसको हम बोलते हैं बॉडी का शुगर, या ब्लड शुगर इसी को बोलते हैं, ठीक है? हिंदी इसमें मैं लिख देता हूं ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर कौन सा है? ग्लूकोज है। ब्लड शुगर कौन है? ग्लूकोज है। यानी कि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ना हम क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। और डायबिटीज कैसे होता है? जब इंसुलिन की कमी हो जाती है। और इसको चेक करने के लिए, डायबिटीज को चेक करने के लिए एक मशीन आती है जिसका नाम होता है ग्लूकोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ग्लूकोमीटर, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है भाई? इंसुलिन खत्म, बस खेल खत्म, पैसा हजम, बहुत बढ़िया भाई। पैनक्रियाटिक जूस आप देख लेना, ये जो है आपका एल्कलाइन नेचर का होता है, 8 जो इसका पीएच मान होता है। क्या क्या इसके अंदर होते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसके अंदर होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर होते हैं, बस इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं मेनली, वो कौन से होते हैं मैं आपको बता चुका हूं। अमाइलेज, लाइपेज और पेप्सिन, एएलपी। एएलपी एंजाइम जो हो किस में पाए जाते हैं? इसी में पाए जाते हैं। और ये तीनों क्या करेंगे? अमाइलेज किसका डाइजेशन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। लाइपेज फैट का। पेप्सिन प्रोटीन का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीन तो पचाने थे, यही तो डाइजेस्ट करने थे। तो कंप्लीट डाइजेस्ट हो गया, इसीलिए इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस का नाम दिया गया है। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस का नाम किसको दिया गया है बेटा जी? पैनक्रियाटिक जूस को दिया गया है। पैनक्रियाटिक एंजाइम देख लीजिएगा, एंजाइम्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को, ये स्टार्च को माल्टोज में नहीं, डायरेक्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम किसका था? किसका था? टाइलिन का था। किसका था? टाइलिन का था, जिसको हम स्लाइवा अमाइलेज के नाम से जानते हैं, ठीक है? और पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा? जो है ग्लूकोज में बदल देगा, माल्टोज को किस में बदल देगा? ग्लूकोज में बदल देगा। प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन कौन कर रहा था? तो प्रोटीन का डाइजेशन जो है आपका, इधर इसको छोड़ दो एक मिनट के लिए, भूल जाओ ये क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम जो है वो किसका है? तो ये आपका है किसका भी? पेप्सिन का। कौन सा वाला पेप्सिन? कौन से वाला पेप्सिन है ये पैनक्रियाटिक पेप्सिन है। ये क्या करेगा? प्रोटीन को प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? अमीनो एसिड के अंदर। बहुत बढ़िया भाई, चलिएगा। नेक्स्ट है भी आपका फैट का डाइजेशन। तो फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा आपका पैनक्रियाटिक लाइपेज। क्लियर है? तो तीनों डाइजेस्ट हो गए, इसीलिए इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस जो है ये कहा जाता है। बहुत बढ़िया। इससे ज़्यादा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सारी चीज़ होगी। इंसुलिन बता दिया, ये लोअर ब्लड शुगर होता है, मतलब काम आता है बढ़ाने में ब्लड शुगर को। ग्लूकोजन जो है वो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है और मेंटेन द ब्लड शुगर, ठीक है? ये एंडोक्राइन के काम बता रखे हैं मैंने, आपको बता दिए हैं सारे के सारे। रेगुलेशन ऑफ पैनक्रियाटिक सेक्रेशन, पैनक्रियाटिक सेक्रेशन को कौन
रेगुलेट करता है यानी कि मेंटेन रखता है, तो आपका सेक्रेटिन मेंटेन रखता है। और सीसीके जो एंजाइम सेक्रेशन होता है, वेगस नर्व जो होती हैं, और ज़्यादा इसका कोई नहीं है। क्लिनिकल पर्पज मैंने बता दिया। डायबिटीज़ मैंने आपको बताया था, इंसुलिन की कमी जो है वो क्या कहलाती है, डायबिटीज़ कहलाती है। पैनक्रियाटाइटिस का मतलब होता है पैनक्रियाज के अंदर सूजन। पैनक्रियाटिक कैंसर का मतलब होता है पैनक्रियाज में कि सेल्स का बढ़ना। ठीक है, तो इन चीज को जो है आपको याद रखना है। कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसके अंदर कुछ छूटा नहीं है, मैंने सब कुछ करवा दी है। मिक्स्ड ग्लैंड आपकी कौन है? पैनक्रियाज है। ओनली नहीं लिखेंगे भैया, मिक्स्ड ग्लैंड है। लार्जेस्ट लिख सकते हो, ओनली नहीं है, क्योंकि ओवरी और टेस्टिस भी मिक्स्ड ग्लैंड ही आती है। इंसुलिन सेक्रेशन बिट्टा सेल करती हैं। ग्लूकागोन जो है वो आपकी अल्फा सेल करती हैं। पेनक्रियाटिक जूस जो होती है एल्कलाइन नेचर का, यानी कि 8 पीएच वैल्यू का जो है होता है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है किसको? प्रोटीन को। अच्छा, पेप्सिन ट्रिप्सिन, यहाँ पर एक चीज और याद रखना, पेप्सिन स्टमक वाले को पेप्सिन बोलते हैं, लेकिन जो पैनक्रियाज एंजाइम रिलीज करते हैं ना उसको ट्रिप्सिन बोलते हैं, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसको थोड़ा कर लेना भाई, मेरे भी दिमाग में से थोड़ा हट गया था ये। मैंने क्या कहा? पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन स्टमक में पेप्सिन होता है। पैनक्रियाज का एंजाइम जो होता है ना उसका नाम ट्रिप्सिन होता है, नाम की पेप्सिन। बस इतना ही है, कोई नहीं है, सारा सेम टू सेम है। हॉर्मोन्स फ्रॉम आइसोलेट लैंगरेंस मेन डक्ट जो है ये सारा सिस्टम अपना हो गया है। और कोई दिक्कत कोई परेशानी आपकी बची हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो को इतना शेयर कर दो कि सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। नेक्स्ट क्लास हम लेंगे एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर की, एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो है क्लास हम नेक्स्ट लेंगे। ठीक है बच्चा, क्योंकि इससे बड़ी क्लास करना मेरे हिसाब से, देखो अब अगर मैं 40-50 एमसीक्यू प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो 40-50 मिनट लगेंगे, और इतना ज़्यादा समय अगर हम करेंगे तो भाई क्लास बड़ी बड़ी हो जाएंगी। वैसे भी लगातार कहते रहते हैं जो क्लास को ना 1 घंटा मत किया करो, 1 घंटा मत किया, अरे पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है भाई, प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ भाई सारी की सारी, ये जो है ना ये हरियाणा हरियाणा पैरामेडिकल प्रिपरेशन के नाम से जो है प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ सारी की सारी वीडियो। तो ये हमारी 6ठी वीडियो थी, 7वीं वीडियो थी, जो भी थी, एपिसोड के साथ जो हम चल रहे हैं, एपिसोड्स के सारे चल रहे हैं। तो सभी बने रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। जय हिंद साथियों, जय भारत।